हेलो एंड वेलकम अगेन। आज आरएसएस सीरीज का हम लोग पांचवा लेक्चर देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जनरली वीसीआरएस, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वीसीआरएस। वीसीआरएस जो है एक रिवर्स कार्नोट साइकिल का मॉडिफिकेशन है, वहीं से इसका कंसेप्ट लिया गया है। तो वीसीआरएस हम लोग स्टार्ट करने से पहले रिवर्स कार्नोट साइकिल का एक रिमेंबर कर लेते हैं, एक छोटा सा झलक देख लेते हैं। जनरली रिवर्स कार्नोट साइकिल में अगर देखें हम लोग दो प्रोसेस की बात किए थे। वहाँ पे एक था आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि सबसे ज़्यादा इशू इसी में हुआ था, आइसोथर्मल प्रोसेस। और दूसरा था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड हीट एडिशन था, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन और एक्सपांशन था। ये चार था, आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और वहीं दूसरा जो था आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड आइसोथर्मल हीट एडिशन, यानी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन इसमें था। और यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। तो इसी को मॉडिफाइड करके जो है वीसीआरएस ने मॉडिफाइड किया और वीसीआरएस बनाया। बट इसका जो मेन कंसेप्ट था, उन्होंने कहीं ना कहीं ये है आइसोथर्मल जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए उसको अचीव करना चाहा। तो उन्होंने जो प्रोसेस में चेंजेस किया, उन्होंने प्रोसेस में सिंपली चेंज किया कि जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसको रिप्लेस किया फेज चेंज प्रोसेस से। फेज चेंज प्रोसेस, अब इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट। तो यहाँ भी देखा कि अगर फेज चेंज अगर एट कांस्टेंट प्रेशर कर दे, क्योंकि फेज चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे फेज चेंज होगा कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर जो है फेज चेंज जो है के टाइम पे टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये आइसोथर्मल प्रॉपर्टीज आ जाती है इसमें। तो आइसोथर्मल का गुण जो है अचीव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया फेज चेंज प्रोसेस में। ठीक है। दूसरा इन्होंने चेंज किया वीसीआरएस में, जो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन जो था, इसको इन्होंने रिप्लेस किया थ्रॉटलिंग प्रोसेस से। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक इंटरनली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इंटरनली यानी बोल सकते हैं इंटरनली नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जनरली इसमें फ्रिक्शन आ जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, आइसो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो है फ्लूइड को एक पतले से पैसेज से पास कराते हैं। पतले से पैसेज पास कराते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट हो जाता है। फ्रिक्शन एक्ट होता है और इस ड्यू टू दिस इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर लॉस होता है, इसलिए प्रेशर डिक्रीज हो गया। और ये कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है। कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ हमने वीसीआरएस जो इसका वीसीआरएस में दो मेजर मॉडिफिकेशन किया। आरसीसी रिवर्स कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल प्रोसेस को जो है हम उसी के मिलता जुलता एक प्रोसेस को हमने चेंज किया, ये हमारा फेज चेंज प्रोसेस। इसके और दूसरा जो है एक्सपांशन को, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन को हमने चेंज कर दिया थ्रॉटलिंग प्रोसेस से। अब यहाँ जो हमारा फेज चेंज हो गया, फेज चेंज प्रोसेस दो हो गया। एक हो जाएगा इवापोरेशन प्रोसेस, दूसरा हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस।
कंडेंसन प्रोसेस। इवापोरेशन प्रोसेस के लिए हमने हीट एक्सचेंजर लगाया है इवापोरेटर, और कंडेंसन प्रोसेस के लिए हमने लगाया है कंडेंसर। तो अगर वीसीआरएस में देखा जाए तो वीसीआरएस में ये 4 डिवाइस आपको मिलेंगे। पहला, जनरली 5 डिवाइस होता है, लेकिन हम लोग एक डिवाइस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो जनरली वीसीआरएस सिस्टम में देखा जाए तो 4, कंप्रेशन के लिए कंप्रेसर के लिए कंप्रेशन प्रोसेस, दूसरा चीज जो है कंडेंसेशन के लिए कंडेंसर प्रोसेस, एक्सपांशन वाल्व, यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व कैपिलरी ट्यूब के जनरली यूज करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए, और वेपराइजेशन इवापोरेटर जो है। इसके अलावा एक और होता है और इसका रिसीवर टैंक, ठीक है, एक और होता है रिसीवर टैंक। यानी अगर देखा जाए तो एक्चुअल में 5 होता है, इवापोरेटर, ये है आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर टैंक और एक्सपांशन वाल्व। होता क्या है, जो इवापोरेटर में होता है, जो प्रोसेस इवापोरेटर में जो है हाईली, जो तुम्हारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जनरल लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में जाता है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है लो स्पेस से, लो कोल्ड स्पेस से जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इवापोरेटर जो है इवापोरेटर जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में, लो प्रेशर वेपर में। अब ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है, जहां से इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हाई प्रेशर वेपर सैचुरेटेड वेपर जो है कंडेंसर में जाता है, जहां से ये हीट रिजेक्शन करता है, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्शन करता है, और फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर लिक्विड में। हाई प्रेशर लिक्विड फिर से एक्सपांशन वाल यानी थ्रोटलिंग में जाता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको थ्रोटलिंग में जाता है। यहाँ से इसका सिर्फ और सिर्फ प्रेशर रिड्यूस होता है, और ये प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो है फिर से ये क्या हो जाता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इंथैल्पी कांस्टेंट रखता है ड्यूरिंग दिस। अब इसमें अगर देखा जाए एक्चुअल में इसका, तो वेपर इवापोरेटर से जैसे ही लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जाता है कंप्रेसर में, तो इवापोरेटर का एग्जिट और कंप्रेसर के इनलेट के बीच में एक सक्शन लाइन होता है, एक थोड़ा सा पाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्शन लाइन। और यहाँ इस सक्शन लाइन का क्या रोल होगा, तो एक्चुअल हम लोग वीसीआरएस देखेंगे तो उसमें जो है इसको देखेंगे कि सक्शन लाइन का क्या रोल है। वहीं जब कंप्रेसर से निकलता है तो ये जाता है थोड़ा सा इन कंडेंसर के इनलेट तक होता है एक डिस्चार्ज लाइन। इसका इन दोनों का रोल जो है एक्चुअल वीसीआरएस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी जानते हैं इवापोरेटर से निकल के जो है कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है और सारा रिसीवर टैंक में भेजता है, रिसीवर टैंक कलेक्ट करता है सारा को, देन वो एक्सपांशन वाल में भेजता है, ताकि एक्सपांशन वाल में जब जाए वो तो वहां पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो है कमी ना हो एक्सपांशन वाल में, इसीलिए वहां पे रिसीवर को हम लोग लगाते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 प्रोसेस होंगे, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, प्रोसेस 3 to 4 थ्रोटलिंग प्रोसेस, और जो है 4 to 1 इवापोरेशन प्रोसेस। इन सब में अगर देखा जाए तो 1 to 2 में जो है हमारा क्या यूज होता है, कंप्रेसर। और अगर कंप्रेसर का अगर एसएफई इक्वेशन से अगर निकाले हम लोग, एसएफई इक्वेशन अगर किसी को याद हो पिछला क्लासेस का, तो एसएफई इक्वेशन में हमने जनरली लिखा था जो कंप्रेसर एसएफई इक्वेशन होता है Q प्लस हीट इंथैल्पी इनलेट इक्वल टू वर्क डन प्लस एंट्रोपी इंथैल्पी एग्जिट। यहाँ पे हम लोग जो एसएफई इक्वेशन को डेराइव करते इसमें एक चीज ध्यान रखे थे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। ये इसलिए माने थे क्योंकि जो मेरा यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट जो मूव कर रहा है लगभग हर जगह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन चारों साइकिल में, इन चारों कंपोनेंट में जो पूरा साइकिल में जो है वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है रेफ्रिजरेंट का, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 मानते हैं।
और पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानने का, क्योंकि ग्रेविटेशनल स्पेस में थोड़ा सा अगर हम हाइट को ऊपर नीचे करते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे अर्थ पे, इसलिए हम मानते हैं कि लगभग लगभग सब जो सेम लेवल पे है, इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो इन दोनों को एजम्पशन मानने के बाद जो मेरा एसएफ इक्वेशन होता है वो Q प्लस एच ही, एच इनलेट, आई को यहाँ डिनोट करते हैं इनलेट प्लस, अगर इसको यहाँ पे अगर देखें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसलिए क्या है तुम्हारा आपका एंट्रोपिक जीरो, सॉरी हीट जीरो, तो ये हो गया आपका। तो वर्क, और यहाँ वर्क जो होगा वर्क कंट्रोल, वर्क इनपुट होगा यानी माइनस होगा, दैट इज माइनस वर्क। वर्क इनपुट हम वर्क को दे रहे हैं, जो हम वर्क इनपुट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इसका मतलब हम बोल सकते हैं माइनस हुआ डब्ल्यू होगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको H1 माइनस डब्ल्यू इन H2 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू प्लस H2। अगर इसको हम यहाँ पे लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इनपुट बराबर H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कंप्रेसर में कितना वर्क इनपुट हम दे रहे हैं, ये कितना होगा H2 माइनस H1। उसी तरह कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज, हीट रिजेक्शन कंडेंसर में हो रहा है। कंडेंसर एक तरफ से जो है आपका हीट एक्सचेंजर है, क्या है हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर है, इसलिए यहाँ पे वर्क इसको चाहिए नहीं, वर्क डन इसमें क्या होता है जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एसएफ इक्वेशन निकालें, एसएफ इक्वेशन लगाएं, तो ये आपका होगा हीट एक्सचेंजर है और हीट रिजेक्शन कर रहा है, यानी Q जो हो गया आपका नेगेटिव में हो गया, तो माइनस Q प्लस H2 इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्क तो जीरो हो गया, वर्क आपका जीरो हो गया प्लस H3, यानी वर्क डन ये हो गया आपका जीरो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Q रिजेक्शन, Q जो रिजेक्शन होगा वो H2 माइनस H3, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसके बाद देखें हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, याद रखिएगा हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस और ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है इरिवर्सिबिलिटी का बहुत सारा रीजन है, बट यहाँ पे एक फ्रिक्शन है और साथ ही आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, आइसेंथाल्पिक, ठीक है। इसका मतलब जो होगा इंट्रोपी जो होगा 3 पॉइंट पे, इंट्री और दोनों में क्या होगा सेम होगा। जो नेक्स्ट प्रोसेस है इवापोरेशन प्रोसेस, ये भी इवापोरेटर में होता है, और इवापोरेटर आपका क्या है फिर से हीट एक्सचेंजर है, इवापोरेटर फिर से हीट एक्सचेंजर है। इसका मतलब फिर से यहाँ वर्क डन आपका क्या होने वाला है जीरो। तो ऐसे केस में अगर एसएफ इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे निकालें, तो एसएफ इक्वेशन आपका यहाँ पे लगेगा सिर्फ Q प्लस H4 इक्वल टू वर्क डन प्लस H1, यानी ये जीरो वर्क डन, इसलिए हो जाएगा Q एडिशन बराबर हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE बराबर H1 माइनस H1। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर जनरली अगर आप देखा जाए, जिसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है जनरली अगर देखें तो हम लोग सिंपली इसको बोल सकते हैं, जो हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं लोअर टेम्परेचर से, इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड from the lower temperature, heat absorbed from the lower temperature
is known as रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से जो हम लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है H4, ठीक है, लोअर टेम्परेचर है 0.4। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है, अगर हीट, जैसे यहाँ पे एक और टर्म या यहाँ पे आ सकता है कि जो हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं हायर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीट रिजेक्ट एट हायर टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। जो कंडेंसर प्रोसेस में हो रहा है उसको हम लोग वहाँ बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, और यहाँ पे जो इवापोरेशन प्रोसेस में हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। याद रहेगा। तो कंडेंसर प्रोसेस में हीटिंग इफेक्ट, हीट यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहीं हीटिंग इफेक्ट में हीट रिमूव्ड हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टर्म यूज किया जाता है यहाँ पे, एक यूज करता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यहीं पे डिफाइन कर देते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो ये कुछ नहीं है, टोटल हीट रिमूव्ड पर सेकेंड, टोटल हीट रिमूव्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। कैपेसिटी इसको हम लोग आरसी से डिनोट करते हैं। आगे इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग क्या होता है। जनरली इसको यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो किलोवाट होता है और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर इस साइकिल में देखें, इस साइकिल में सबसे ये वीसीआरएस का टीएस डायग्राम है, जिसमें जो पॉइंट वन है डिनोट करता है दो चीज को। पॉइंट वन डिनोट करेगा, पहला इनलेट ऑफ रेफ्रिजरेशन, इनलेट ऑफ कंप्रेसर के इनलेट को डिनोट करेगा, दूसरा इवापोरेटर का एग्जिट को। दोनों एक ही पॉइंट होता है, इवापोरेटर एग्जिट। वही जो पॉइंट टू होता है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट होता है पॉइंट टू। इसको पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर इनलेट एग्जिट, एग्जिट ऑफ कंप्रेसर और इनलेट ऑफ कंडेंसर। और जो तीसरा पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट ऑफ कंडेंसर और इनलेट ऑफ एक्सपांशन वाल्व। चौथा जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एग्जिट ऑफ इनलेट ऑफ इवापोरेटर। ठीक है, तो 1 से 2 जो है कंप्रेसर में होता है। 1 से 2 जो है हमारा हो गया कंप्रेशन हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसके लिए हम वर्क देना पड़ रहा है, वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, और वर्क इनपुट क्या है मेरा H2 माइनस H1। वही 2 से 3 प्रोसेस जो है हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो हीट रिजेक्शन हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस है, जिसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिएक्शन QR बराबर हो गया आपका H2 माइनस H3। वहीं 3 से 4 प्रोसेस हो गया थ्रोटलिंग प्रोसेस, और थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो है मेरा आइसेंथाल्पिक प्रोसेस होता है, यानी H3 बराबर H4। और चौथा जो प्रोसेस 4 to 1 हो गया रेफ्रिजरेशन इवापोरेशन प्रोसेस। और यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है RE बराबर H1 माइनस H4। अब यहाँ एक चीज ध्यान दें, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस में दिखाया गया है 3 से 4 जो एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, जो जनरली थ्रोटलिंग प्रोसेस हम लोग बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाए हैं इसको, यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या, डॉटेड लाइन। ये जो लाइन है ये क्या है, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या, बाकी सब में जो है हमने सॉलिड लाइन दिखाया, यहाँ पे सॉलिड लाइन दिखाया, लेकिन इसमें डॉटेड लाइन दिखाने का क्या मतलब है।
तो इसको डॉटेड लाइन से इसलिए हमने बनाया क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, और चूंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो भैया इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डॉटेड लाइन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्यों बनाते हैं, तो इसलिए हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है प्रोसेस का एग्जैक्ट कर्व किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, कैसे बन रहा है एग्जैक्ट कर्व इसका किसी को नहीं मालूम होता, कि इसका एग्जैक्ट कर्व क्या होगा किसी को नहीं पता है, एग्जैक्ट कर्व किसी को नहीं पता है। हाँ, हमको सिर्फ पॉइंट पता है, ठीक है, हमें 3 और स्टेज पॉइंट 3 एंड 4 पता है, इसीलिए जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ चेंज करते हैं, यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन में बना देते हैं ताकि हमें जो है इस डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ताकि हमको ये श्योरिटी है कि हमें पॉइंट 3 पता है और पॉइंट 4 पता है, इस बीच में जो है कर्व कैसा बनने वाला है ये हमें पता नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का अगर सीओपी निकालने जाए, सीओपी ऑफ, तो सीओपी हमारा होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपन में वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपन में वर्क नेट, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हमारा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट हो गया वर्क नेट बराबर वर्क इनपुट। तो सीओपी अगर देखिए हम, सीओपी बराबर हो जाएगा मेरा डिजायर्ड इफेक्ट H1 माइनस H4 अपन में H2 माइनस H1, ये मेरा सीओपी है, ठीक है। तो ये जनरली सीओपी है हमारा, और इससे जो है 2-3 चीजें पॉइंट आपको जो है वीसीआरएस में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आता है जनरली वीसीआरएस का, और इस न्यूमेरिकल में आपको 2-3 चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, पहला चीज है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE ये क्या होगा आपका H1 माइनस H4, ये यूनिट होगा किलो जूल पर केजी में। दूसरा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है RC, और ये होगा आपका मास फ्लो रेट इनटू RE, इसका यूनिट हो जाएगा किलोवाट। तीसरा हो गया वर्क इनपुट, वर्क इनपुट होता है H2 माइनस H1, और चौथा होगा पावर रिक्वायर्ड, पावर इनपुट या पावर रिक्वायर्ड, तो ये कुछ नहीं होगा मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट, ठीक है, ये भी किलोवाट में आएगा आपको। तो अगर देखें, अगर यहीं पे अगर सीओपी अगर देखें हम लोग, सीओपी का एक और डेरिवेशन यहाँ से देखिए हमारा यहीं तक जो है खत्म हो जा रहा है, सीओपी का डेरिवेशन तक है, वीसीआरएस खत्म हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो सीओपी अगर देखें हम इसका, तो सीओपी बराबर है अभी हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू वर्क इनपुट, अगर ऊपर नीचे मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपन में पावर, तो ये भी एक सीओपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन उठ सकता है, जिसे हमने यहाँ पे पिछला केसेस में अभी हम लोग देखे जब स्टार्टिंग प्रोसेस में, इसके स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हमने जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन को थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये तो समझ में आ गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस को चेंज करने का रीजन हमको समझ में आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस को चेंज क्यों किए हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस डिफिकल्ट होता है तो उसके जगह पे जो है हम फेज चेंज प्रोसेस करके हुबहू वही प्रोसेस उसी का प्रॉपर्टी अपनाना चाहें, लेकिन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन क्यों हम यहाँ पे चेंज किए और जो है उसके जगह पे थ्रोटलिंग प्रोसेस क्यों यूज किए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाई आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन इज नॉट प्रेफरेबल इन
VCRS, why isentropic expansion is not इन VCRS। VCRS में आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन को हम लोग क्यों प्रेफर नहीं किए, उसकी जगह पे थ्रोटलिंग प्रोसेस क्यों यूज किए। तो देखिए, अगर इसको TS डायग्राम इसके पहले समझने से पहले अगर हमको देखना पड़ेगा कि वर्क फ्लो वर्क क्या होता है। अगर आपको याद हो फ्लो वर्क, तो फ्लो वर्क होता है, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें अगर इसमें तो VPDP, ठीक है, यहाँ पे VPD इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो अगर देखिए हम ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका सारा कंसेप्ट यहाँ है। देखिए प्रोसेस 3 पॉइंट ये था, फोर 1 2 3। तो जो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होना चाहिए था 3 से 4 होना चाहिए था, जो कि प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर कंडेंसर प्रेशर से लेके इवापोरेटर प्रेशर के बीच में आ रहा है। तो वर्क डन जो होगा मेरा यहाँ पे जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है, ठीक है 20। तो इस केस में अगर एक्सपांडर के केस में देखा जाए, हमको वर्क डन जो मिल रहा है, एक्सपांडर अगर हम यूज करते हैं तो वर्क डन मेरा क्या होता, वर्क डन एक्सपांसन के केस में होता मेरा VF डेल P, ठीक है, ये होता। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम VF क्या है आपका, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्योंकि ये 100% लिक्विड में है, ठीक है। अब वहीं अगर देखा जाए यहाँ कंप्रेसर वर्क अगर देखें तो कंप्रेसर वर्क क्या होता है VF, अगर इसको सिंपली देखा V वेपर, V यहाँ पे अगर हम देखें तो VG हम लिख रहे हैं इसको सिर्फ वेपर के टर्म। कंप्रेसर वर्क अगर देखें तो हम लिख सकते हैं VG डेल्टा P, यानी गैस, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखिए हमको पता है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है गैस का वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फ्लूइड, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि वर्क जो हमको मिलेगा एक्सपांडर का इज वेरी लेस, बहुत कम वर्क मिलेगा। तो भैया जब हमको वर्क जो है बहुत कम मिलेगा तो फिर हम इतना महंगा एक्सपांडर यूज करना जो है हमारे लिए यहाँ जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, जस्टिफाइड नहीं कर रहा है कि जो है इस इतने कम वर्क के लिए, इतने फॉर स्मॉल वर्क, फॉर सो स्मॉल वर्क cost of expander is not justified, नॉट जस्टिफिकेबल, ठीक है। हम यहाँ एक्सपांसन में जो एक्सपांडर क्यों यूज करते, ताकि जो कंप्रेसर का जो वर्क है इसको हम यहाँ से कुछ वर्क, जो वर्क हमको देना पड़ रहा है इसमें से हम वर्क अगर नेट निकालते, वर्क नेट तो हो जाएगा मेरा कंप्रेसर का जो कंप्रेसर वर्क माइनस एक्सपांडर वर्क, ये करते। इस एक्सपांडर वर्क जो है इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो है जो वर्क होता है वो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू जो है V इंटू डेल P, चेंज इन प्रेशर इंटू VF, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वही स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लूइड। तो इसका मतलब है कि वर्क एक्सपांडर जो है बहुत ही कम मिलेगा। तो इस छोटे इतने कम एक्सपांसन वर्क के लिए हम इतना महंगा एक्सपांडर लगाना ये जस्टिफाई नहीं होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे एक्सपांसन की जगह पे जो है इन्होंने थ्रोटलिंग प्रोसेस का यूज किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है।
सो आज का वीडियो जो है यहीं पे हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जो है इसको न्यूमेरिकल को डील करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बार आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का जो वीडियो जो है जिसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी को बताया गया कैसे निकालते हैं वो पॉइंट आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल करने के लिए वो सारा पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।